हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई इवेंट होता है तो हम उसके ऊपर वीडियो लेके आते हैं ताकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आए कि उस इवेंट का हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो अगर मैं आज बजट की बात करूं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, एज ए इंडियन सिटीजन, बजट एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जो हमें बहुत ही तरीकों से इम्पैक्ट करता है। तो उसके ऊपर आज हम वीडियो लेके आए हैं डिकोडिंग बजट 2020, जिसमें हम आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताने वाले हैं कि आज के बजट में क्या क्या निकल के आया और वो बजट एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए आम आदमी और इसके अलावा एज ए इंडियन सिटीजन आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। और आपको पता चलेगा कि इंडिया एज ए कंट्री का आने वाले टाइम में क्या क्या विजन है और उसको लेके गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप उठाने वाली है। जब भी बजट की बात होती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि हम बजट को समझे कैसे, क्योंकि बजट बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करती हैं। तो आज इस वीडियो को हम बहुत ही सिंप्लीफाइड बनाने के लिए जो बजट का डिस्कशन करेंगे उसको 5 हेडर्स में करेंगे। मतलब कि पूरे बजट को हम 5 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और हर टॉपिक का बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन के ऊपर आपको इंप्लीकेशन बताएंगे कि वो आपको कैसे इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन का टॉपिक होगा टैक्स, क्योंकि टैक्स को लेकर हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि इस बार टैक्स को लेकर क्या क्या चेंजेस किए गए। दूसरा टॉपिक होगा शेयर मार्केट, कि आज के बजट का शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन कौन से डिस्कशंस हुए और वो एज अ शेयर मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स को कैसे कैसे इंपैक्ट करता है। और उसके बाद 3 और टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर निर्मला सीतारमन ने बहुत डिटेल में बताया और उन्होंने अपने बजट को भी वो 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया। अगर मैं तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करूं तो तीसरा टॉपिक होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन से टारगेट सेट किए गए और उसको रिलेटेड कौन कौन से डिसीजन लिए गए। फोर्थ टॉपिक होगा एस्पिरेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लेने के बारे में सोच रही है। और फिफ्थ टॉपिक होगा जिसके बारे में निर्मला सीतारमन ने बात किया कि इंडिया एज अ केयरिंग नेशन अपने आप को कैसे डेवलप करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो आइंस्टाइन ने एक टाइम पे बोला था कि दुनिया में सब कुछ समझना बहुत आसान है लेकिन टैक्स समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करूं कि अगर आप अभी इंडिया में करंट टैक्स रिजीम की बात करो, अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन लेना है तो वो लेने के अभी भी 100 से ज़्यादा तरीके थे और हमें कभी भी समझ में नहीं आता था कि हम डिडक्शन कैसे ले, जिसके लिए हमें प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता था और पूरा जो टैक्स सिस्टम था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और एक नया टैक्स रिजीम लेके आया है जिसके अकॉर्डिंग टैक्स फाइलिंग को बहुत ज़्यादा सिंपल किया जाएगा। अब चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि पहले क्या टैक्स था और अभी आपको कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों टैक्स समझने के लिए हम बात करते हैं नंबर्स में और उसको रिलेट करते हैं आपकी इनकम के साथ कि कितनी इनकम पे पहले आप कितना टैक्स देते थे और अभी आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि पुराने टैक्स रिजीम में और नए वाले टैक्स रिजीम में क्या क्या फर्क होगा, तो आपको कितना टैक्स बेनिफिट भी हो सकता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इनकम को 6 लेवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला इनकम लेस देन 5 लाख, 5 to 7.5, 7.5 to 10, ऐसे करते करते 6 स्टेप में हमने डिवाइड किया है। और सामने आप 2 कॉलम में देख सकते हैं, सबसे पहला कि पहले आपको कितना टैक्स लगता था और न्यू के अंडर अभी आपको कितना टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो पहले भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अभी भी आप बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम बात करें 5 to 7.5 लाख, पहले आपको टैक्स देना पड़ता था 20%, जो अभी कम होके हो गया है 10%। अगर हम बात करें 7.5 लाख टू 10 लाख, जहां पे पहले टैक्स था 20%, अभी कम होके हो गया 15%। तो 10 to 12.5 की बात करें तो वहां पे 30% से कम होके टैक्स हो गया 20%। 12.5 लाख टू 15 लाख की अगर हम बात करें तो वहां पे भी टैक्स कम होके हुआ है 30% टू 25%। अगर हम 12.5 लाख टू 15 लाख तक की बात करें तो वहां पे भी टैक्स कम हुआ है फ्रॉम 30% टू 25%। लेकिन अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसको अभी भी 30% से टैक्स चार्ज होगा, जो कि पहले भी 30% से ही चार्ज होता था। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल डेटा पॉइंट देकर समझाता हूं कि टैक्स बेनिफिट कैसे होगा। अब मान लो कि आपकी इनकम पहले 15 लाख थी, तो 15 लाख पे अभी तक जो आप पहले टैक्स रिजीम से जो टैक्स पे करते थे वो आप अराउंड 2,70,000 के अराउंड पे करते थे। लेकिन अगर मैं उसको नए टैक्स रिजीम की बात करूं तो वो कम होके हो गया है 1.95 लाख के आसपास। तो यहां पे आपको टैक्स बेनिफिट होता है 70,000 रुपीज के आसपास, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहां पे आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और टैक्स फाइलिंग भी आपका बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं जिसके ऊपर निर्मला सीतारमन ने बहुत ज्यादा फोकस किया, वो ये था कि टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि अगर उसको पुराने टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है डिडक्शन लेके तो वो वैसे भी पे कर सकता है, अगर उसको नए रिजीम के अकॉर्डिंग पे करना है तो उसके पास वो भी ऑप्शन रहेगा। दोस्तों टैक्स के बाद चलिए बात करते हैं इंपैक्ट ऑन शेयर मार्केट।
कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजन लिए गए और वो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कैसे इंपैक्ट करते हैं। आईपीओस को लेके मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि रिसेंट कुछ टाइम में बहुत से आईपीओस ने हमें बहुत सारा पैसा कमा के दिया, जैसे कि आईआरसीटीसी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आईपीओ को लेके बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है आज के बजट में, और निर्मला सीतारमन ने बताया कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में एलआईसी में अपना स्टेक थोड़ा सेल करेगी, और वो स्टेक सेल करने के लिए अपना आईपीओ लेके आएगी एलआईसी का। तो आने वाले दिनों में मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बजट में जो आज सेकंड न्यूज आती है वो आती है आईडीबीआई बैंक के रिलेटेड। आईडीबीआई बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने बोला है कि आने वाले टाइम में वो आईडीबीआई बैंक का स्टेक सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसी वो न्यूज आती है तो आईडीबीआई बैंक का शेयर एकदम से 12 to 13% ऊपर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए थोड़ा टाइम वेट करके लेना चाहिए और देखना चाहिए कि गवर्नमेंट इस स्टेक को कैसे सेल करेगी। अगर मैं तीसरे अनाउंसमेंट की बात करूं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, वो है डिविडेंड टैक्स को पूरे तरीके से हटा देना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिविडेंड तो इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री होता है, तो यहां पे डिविडेंड टैक्स क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं कि एक कंपनी जब थोड़ा प्रॉफिट अर्न करती है और उसको एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके ऊपर अभी तक उसको 15% के अराउंड टैक्स पे करना पड़ता था, जिसका बर्डन इनडायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ही आता था। तो गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि वो डिविडेंड टैक्स को पूरे तरीके से हटा देगी, तो हमें अब जो डिविडेंड का मनी मिलेगा वो हमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जो हमें अभी तक मिलता आ रहा था। अगर मैं फोर्थ अनाउंसमेंट की बात करूं तो वो था गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे गवर्नमेंट एक और ईटीएफ लेके आने वाली है। अगर मैं ईटीएफ को डिटेल में बताऊं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो डायरेक्टली एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं और जिसको मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ अनाउंसमेंट की। तो उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि मान लो आपने किसी बैंक में 10 या 20 लाख रुपया रखा और वो बैंक डिफॉल्ट कर जाता है, तो अभी तक जो इंश्योरेंस आपको उस पैसे पे मिलता था सिर्फ 1 लाख रुपए तक मिलता था, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया है। तो अगर आपने बैंक में कभी भी पैसा रखा है और वो बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके ऊपर आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। दोस्तों, जो मैंने अभी तक बात की, अभी तक मैंने मेन 2 टॉपिक्स को कवर किया। सबसे पहला टैक्स, कि इस बजट में जो डिसीजंस आए हैं वो आपको टैक्स फाइलिंग में कैसे आपको इंपैक्ट करते हैं। सेकंड, मैंने बात किया कि कौन कौन से वो डिसीजन थे जो शेयर मार्केट को कैसे कैसे इंपैक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेन डिसीजंस लिए और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रही है इंडिया को डेवलप करने के रिगार्डिंग। इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करें जो इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं, उससे पहले मैं बात करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट हर साल सेट करती है और उसके बाद बताती है कि उन्होंने उसको अचीव किया कि नहीं किया। तो अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था फिस्कल डेफिसिट का 3.3%, लेकिन इस बार जो रिजल्ट निकल के आया वो था 3.8%। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट आने वाले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट सेट करती है। तो अगर मैं अगले साल के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 3.5% का। चलिए बात करते हैं अनाउंसमेंट्स की जो इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने किया वो स्मार्ट सिटीज के रिगार्डिंग किया। तो गवर्नमेंट ने बताया कि आने वाले टाइम में वो 5 नए स्मार्ट सिटीज को डेवलप करेगी। अगर मैं बात करूं सेकंड अनाउंसमेंट की, तो सेकंड अनाउंसमेंट रिलेटेड था नेटवर्किंग एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो कंट्री बाकी कंट्री से इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा करंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि करंट डेफिसिट क्या होता है। करंट डेफिसिट हमें बताता है कि एज अ कंट्री हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो इस सेक्टर में, जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग सेक्टर की, अभी तक इंडिया इस सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से हमारा करंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जो कि हमारी करेंसी को भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता था। तो गवर्नमेंट ने बताया कि आने वाले टाइम में इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और ट्राई किया जाएगा कि इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर हम बात करें थर्ड अनाउंसमेंट की, तो थर्ड अनाउंसमेंट भी करंट डेफिसिट को कम करने के लिए किया गया और इसमें एक नई स्कीम को लेके आए गए, जिस स्कीम का नाम है निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम एक नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मेनली 2 चीज़ों पे काम करेगी। सबसे पहला, जो एक्सपोर्ट्स बिल होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा इंश्योरेंस देगी। सेकंड, जो भी ड्यूटीज लगती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा रिफंड दिया जाएगा और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो और उसके ऊपर जो भी ड्यूटीज है उसको गवर्नमेंट कवर करे। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कौन कौन से अनाउंसमेंट किए और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स को कवर किया गया। अगर मैं इंफ्रा के अंदर मेन टॉपिक्स की बात करूं तो मेन टॉपिक्स हमारे होते हैं एविएशन इंडस्ट्री, रेलवेज,
बिल्डिंग्स, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो इंडिया को एज ए इकोनॉमी डेवलप होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट जो इंफ्रा के अंदर किया गया वो ये था कि इंडिया में 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे रोड बनाए जाएंगे जो कि इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सेकंड मेजर अनाउंसमेंट जो इंफ्रा के अंदर किया गया वो था एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में 100 न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसके चलते गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी बाय 2024 अंडर उड़ान स्कीम। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकल के आता है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया और बहुत क्लियरली मेंशन किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कि इंडिया अभी 63 रैंक पे है, वो आने वाले टाइम में उसको अंडर 50 लेके जाने का ट्राई करेगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। उन्होंने बोला कि डेटा इज द न्यू ऑयल, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंडर आता है, और उन्होंने बोला कि जिसके चलते इंडिया में नए डेटा सेंटर्स बनाया जाएगा, डेटा सेंटर पार्क्स बनाया जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी पे। चलिए बात करते हैं फोर्थ मेन टॉपिक की, जिसके ऊपर निर्मला सीतारमन ने बहुत डिटेल में बात किया, और ये टॉपिक है एस्पिरेशनल डेवलपमेंट। तो निर्मला सीतारमन ने बोला कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहती है एस्पिरेशनल डेवलपमेंट में, ताकि जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको आने वाले टाइम में कम किया जा सके। अब आपको पता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका प्लान है कि आने वाले टाइम में 99,000 करोड़ तक का स्पेंड एजुकेशनल सेक्टर पे किया जाएगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बताया कि आने वाले टाइम में 3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में खोले जाएंगे, ताकि लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर निर्मला सीतारमन ने यह भी बताया कि स्वच्छ भारत अभियान पे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया था, आने वाले टाइम में भी उसके ऊपर गवर्नमेंट 12,300 करोड़ के आसपास का स्पेंड करेगी। चलिए बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, और वो था इंडिया एज अ केयरिंग नेशन। अब मैं बात करूंगा वो अनाउंसमेंट का जो इस टॉपिक के अंदर फॉल करते हैं, ताकि इंडिया आने वाले टाइम में एक केयरिंग कंट्री के रूप में एमर्ज हो सके। सबसे पहला अनाउंसमेंट जो इसके अंदर किया गया वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर। तो निर्मला सीतारमन ने एक डेटा पॉइंट बताया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंडर जितने भी रजिस्ट्रेशन किए गए उसमें गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू बॉयज। इसके अंडर एक और अनाउंसमेंट किया गया, जिसके अंदर निर्मला सीतारमन ने बताया कि इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज को एस्टेब्लिश करेगा, जो आने वाले टाइम में इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को सेव करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया इस टॉपिक के अंदर। गवर्नमेंट ने बताया कि 2024 में, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बताया कि G20 समिट को इंडिया में करवाया जाएगा इन 2024, जिसके चलते गवर्नमेंट अभी से ही 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं बात करूं लास्ट अनाउंसमेंट की इस टॉपिक के अंदर, तो गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट न्यूट्रिशन के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड करेगा। तो गवर्नमेंट ने बताया कि आने वाले टाइम में 35.6 के करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट न्यूट्रिशन पे किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो बजट 2020 के ऊपर, जिसमें हमने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताया कि बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया। अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो हमने पूरे वीडियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया। सबसे पहला टैक्स का, जिसमें हमने आपको बताया कि टैक्स के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए। सेकंड शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कौन कौन से अनाउंसमेंट किए गए। थर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। फोर्थ था एस्पिरेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, और फिफ्थ था इंडिया एज अ केयरिंग नेशन के ऊपर। तो आप हमारी वीडियो को वापस से देख सकते हैं अगर आपको फिर से बहुत डिटेल में समझना है कि बजट इन टॉपिक्स को कैसे डिफाइन करता है और हर टॉपिक के अंदर कैसे कैसे अनाउंसमेंट किए गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस बजट का कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा, और उसके पीछे आप अपना रीजन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो #AskGrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो कि हमें बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।